एक साल पहले आए तबाही के सैलाब में सोनप्रयाग भी समा गया था। पहाड़ों से अपने साथ भयानक सैलाब लेकर सोनप्रयाग की ओर बढ़ी मंदाकिनी ने अपने तटों को तोड़कर शहर पर कहर बरपाया था। जो कुछ भी रास्ते में आया वो मंदाकिनी की आगोश में समा गया। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर था। न्यूज नेशन की टीम एक साल पहले भी सोनप्रयाग पहुंची थी और वहां का जायजा लिया था तबाही आने के एक महीने बाद के हालात का। सोनप्रयाग एक महीने बाद हादसे के, त्रासदी के और कहीं न कहीं उस पूरे ही आपदे के बाद कैसी स्थिति में है हम आपको दिखा रहे हैं कैमरे के जरिए। जरा देखिए, कुछ भी नहीं बदला। हमको लगता है कि आपदे के बाद वो स्थिति जस की तस बनी हुई है। वही सोनप्रयाग जो कि गुलजार होता था, इस वक्त वो सोनप्रयाग मरघट बना हुआ है। और किस तरह से यहाँ पर हालात हैं आप देख सकते हैं। तमाम गाड़ियां यहाँ खड़ी हैं वैसी धसी हुई मलबे में। और देख सकते हैं कि जो सैलाब आया था उस सैलाब के निशान अब भी यहाँ पर उसी तरह से हैं। पत्थरों का पूरा कारवां वैसे ही फंसा पड़ा हुआ है रेत के बीच। और सब कुछ यहाँ पर ऐसा लगता है कि जो एक महीने पहले तहस नहस हुआ था वो जस का तस यहीं पर खड़ा है। आपदा में तबाह हुआ सोनप्रयाग एक बरस बाद भी तबाही की कहानी बयां कर रहा है। 2014 का सोनप्रयाग 2013 के सोनप्रयाग से बिल्कुल अलग है। एक साल पहले तक सोनप्रयाग में जो चहल पहल हुआ करती थी वो इस बार नदारद है। सोनप्रयाग के जिन होटलों में तीर्थ यात्रियों की भरमार हुआ करती थी वहां इस बार गिने चुने तीर्थ यात्री ही नजर आ रहे हैं। अब हम अपनी यात्रा के इस पड़ाव में केदारनाथ धाम पहुंचने से पहले सोनप्रयाग जो सबसे बड़ा पड़ाव है वहां तक पहुंच गए हैं। यहां से बस 2 या 3 किलोमीटर की दूरी तक जाने के बाद ये गाड़ी छोड़ देनी होगी। और पहले जो कहें कि यात्रा 14 किलोमीटर तक की चढ़ाई होती थी वो अब बढ़कर 19 से 25 किलोमीटर के बीच का रास्ता अब पैदल तय करना होगा। सोनप्रयाग में ही तमाम सुविधाएं जो बायोमेट्रिक हैं या जो टेस्ट है या दवाइयां हैं वो तमाम चीजें यहाँ कोशिश की गई है देने की। और सरकार ने अगर हम कहें कि आपदा प्रबंधन के लिए भी सोनप्रयाग को थोड़ा तैयार करने की कोशिश की है। हालांकि सोनप्रयाग में आपको पिछले साल की त्रासदी के अगर निशान वो देखने को आसानी से मिल सकते हैं। टूटे हुए पहाड़ और वो बिल्डिंगें जिनको बहा कर ले गई नदी वो अब यहाँ आपको दिखाई नहीं देती है। लेकिन लोगों से बातचीत में इसके बारे में आपको पता चलता है कि पिछले साल त्रासदी से पहले यही सोनप्रयाग कितना बड़ा एक स्टेशन था। केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव सोनप्रयाग कस्बे से अभी तक मलबे को पूरी तरह नहीं हटाया जा सका है। गाड़ियों की पार्किंग नदी किनारे बने मलबे के ढेर में बनाई गई है। आपदा के बाद से ही मंदाकिनी कस्बे के समानांतर बह रही है, लेकिन अभी तक मंदाकिनी के कटाव को रोकने के लिए सुरक्षा दीवार का निर्माण नहीं किया जा सका है। हालांकि यहाँ आने वाले रास्ते में थोड़ा सुधार जरूर हुआ है। देखिए, पहले का रास्ता कुछ टेढ़ी मेढ़ी और उबड़ खाबड़ था, वो रास्ता को पूरा सुधार कर दिया गया है। और अभी जो मतलब जो भी व्यवस्था है उससे अलग है। और जिस जगह में हम खड़े हैं इस जगह में पहले बस स्टैंड बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हुई करती थी और आज का डेट में हम देख रहे हैं कुछ भी नहीं है। इस बार भगवान केदारनाथ की यात्रा व्यवस्था सोनप्रयाग से ही संचालित हो रही है। बायोमेट्रिक कार्ड से लेकर श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य की भी जांच यहाँ की जा रही है। पहले की लापरवाहियों से सबक लेते हुए राज्य सरकार ने केदारनाथ जाने वाले तीर्थ यात्रियों के रजिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस को सौंपी है। ये जो चौकी है ये आपको नई दिखाई दे रही है। ये पूरे इंतजामात के साथ यहाँ मेरे साथ बैठे हैं नरेंद्र सिंह रावत जो यहाँ सब इंस्पेक्टर हैं उत्तराखंड पुलिस में। और वो यहाँ सोनप्रयाग में आने वाले यात्रियों की फिर एंट्री कर रहे हैं। रावत जी, क्या क्या एंट्री आप इसमें कर रहे हैं? एंट्रीज में नाम और घर का पूरा एड्रेस और घर का फ़ोन नंबर और बायोमेट्रिक नंबर हम इसमें डालते हैं। इससे हमको आगे कोई अगर ऐसी बात न हो तो हमें पूरी मदद मिलती एड्रेस से। तो क्या ये पहली बार किया जा रहा है? हाँ, ये पहली बार हो रहा है। पिछली बार आपदा को देखते हुए ये पहली बार हो रहा है। तो यात्रियों का आपको कैसा रेस्पॉन्स मिला जब वो आते हैं? तो आप थोड़ा सा कठिनाई महसूस करते हैं, उनका टाइम वेस्ट होता है, लेकिन जो समझदार लोग हैं वो समझ आते हैं, वो खुद ही चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि सरकार का ये कदम यकीनन बायोमेट्रिक कदम अगर हम कहें इस यात्रा के लिए और इसकी सुरक्षा के लिए एक बेहतर कदम की शुरुआत है। और ये कोशिश की जा रही कि कोई भी तीर्थ यात्री जो केदारनाथ पहुंच रहा है वो बिना किसी रजिस्ट्रेशन या मेडिकल चेकअप के ना जाए, ताकि किसी भी अनहोनी के वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ साथ
उस तीर्थ यात्री के परिजनों से भी सही तरह से संपर्क हो सके। और ये एक अच्छा सबक है अगर हम कहें कि पिछले साल आई त्रासदी से कम उन आदमियों का बलिदान बेकार नहीं जा रहा है। सोनप्रयाग ही वो पड़ाव है जहां से केदारनाथ के दर्शन के लिए पैदल यात्रा शुरू होती है। पिछले साल आई तबाही ने यहां सब कुछ तहस नहस कर दिया था, लेकिन अब भी यहां हालात बेहतर नहीं है। पैदल मार्ग पूरी तरह तैयार नहीं है। सड़कों पर अभी तक सिर्फ पत्थर ही बिछाए जा सके हैं। पथरीले पैदल ट्रैक पर भी दुश्वारियां कम नहीं हैं। ये अगर हम सरकार के उसकी बात करें, यात्रा शुरू करने पर सरकारी इंतजाम, तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि सड़क पर नीचे भले ही सोनप्रयाग तक सड़क ठीक करने की कोशिश की, लेकिन ये पैदल यात्रा मार्ग, इसमें पत्थर जिस तरह बिछे हुए हैं वो यकीनन यात्रियों के लिए काफी परेशानी का सबब होते होंगे। 19.5 किलोमीटर का ये सफर है जो उनको इन्हीं तरह के रास्तों पर, खासतौर से अगर मैं कहूँ, मेरे कैमरामैन को पत्थर दिखाएं जिस तरह उभरे हुए हैं, और खास जिस तरह से ये तीर्थयात्री कुछ चप्पलों में हैं, कुछ उसमें हैं, तो उनको ये यकीनन काफी परेशानी उठानी पड़ती होगी। हमारे साथ एक यात्री हैं जो अभी आ रहे हैं। अभी सरकार के इंतजाम पिछले साल से इस बार कुछ अलग अलग हैं, वो क्या आपको लग रहा है कि इस बार पहले से सरकार कुछ ज्यादा सजग दिख रही है? कुछ नए इंतजाम ये है कि एक तरीके से जिस तरह की तबाही आई थी उस प्रकार से कुछ हद तक सही बना दिए रास्ते। जब मैं गौरीकुंड से वापसी अपने घर के लिए आया था तो इन रास्तों पे ही गया था। ये अब तो पुल बन गए हैं, पहले तो झरने बह रहे थे और पकड़ कर सेना वाले जवान पार करा रहे थे। तो उन्होंने जहाँ गाड़ी खड़ी हो रही है ना, यहाँ पे लकड़ी का पुल बना हुआ था, उससे पार कराया था। अब उन्होंने लोहे का बना दिया, यात्री भीग रहे नहीं है। पिछली बार तो यात्री गंगा पार कर रहे थे तो भीग रहे थे। सोनप्रयाग तबाही के 1 साल बाद इससे कुछ हद तक उबर सका है, लेकिन चार धाम यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए अभी भी यहाँ बहुत काम किया जाना बाकी है, जिसे युद्ध स्तर पर पूरा करना सरकार की जिम्मेदारी है। सोनप्रयाग से धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन। तो ये देखिए आपने सोनप्रयाग की तस्वीर, लेकिन उस दौर में मंदाकिनी की बेलगाम हो चुकी धारा ने गौरीकुंड में भी भारी तबाही मचाई। पहाड़ों पर हो रही बरसात के कारण भूस्खलन ने इस तबाही को और विकराल कर दिया। इस त्रासदी के 1 साल बाद कैसी है गौरीकुंड की तस्वीर, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। 16 जून की रात अगर केदार घाटी पर कहर बनकर टूटी तो 17 जून 2013 को प्रलय से गुजरने की बारी गौरीकुंड की थी। केदार घाटी से कुछ ही किलोमीटर पहले स्थित गौरीकुंड केदारनाथ जाने वाले यात्रियों के लिए एक पड़ाव की तरह है। केदार घाटी में तबाही का तांडव रचने के बाद मंदाकिनी का अगला शिकार गौरीकुंड बना। केदार घाटी को नेस्तनाबूद करती हुई मंदाकिनी केदार घाटी के नीचे बसे गौरीकुंड की ओर तेजी से बढ़ रही थी। 17 जून की सुबह जब लोग अपनी अपनी यात्राओं पर निकलने की तैयारी कर रहे थे, तभी बारिश के बीच अचानक मंदाकिनी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा। प्रचंड आवेग से बह रही मंदाकिनी के तेवर लगातार खतरनाक होते जा रहे थे। किनारों को तोड़ती हुई प्रलय ढा रही मंदाकिनी के साथ ही पहाड़ों पर हो रहा भूस्खलन भी हालात को खतरनाक बना रहा था। अब तक शांत धारा के रूप में गौरीकुंड से गुजरती रही मंदाकिनी का यह रूप सभी के लिए नया था। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि जीवन देने वाली मंदाकिनी अचानक ही मानव जीवन को ही लीलने पर क्यों आमादा है। बर्बादी के इस मंजर को खामोशी से देखने के अलावा किसी के पास दूसरा कोई चारा नहीं था। जल प्रलय ढाने के बाद मंदाकिनी का गुस्सा जब शांत हुआ, तब तक सैकड़ों जिंदगियां सैलाब में समा चुकी थी। 2013 में गौरीकुंड में हुई तबाही का जायजा लेने के लिए न्यूज नेशन की टीम भी पहुंची थी। ये वही नदी है, इसी नदी से गौरीकुंड में पानी आया था। गौरीकुंड के बाद सोनप्रयाग और सोनप्रयाग के बाद दूसरे इलाकों में पानी से भारी तबाही मची थी। हजारों लोग मारे गए थे, करोड़ों की संपत्ति नष्ट हो गई थी। 2013 में आई इस तबाही के बाद गौरीकुंड में जहां सैकड़ों जानें चली गई थी, वहीं हजारों लोगों को सेना और एयरफोर्स के जवानों ने अपनी जान पर खेलकर बाहर निकाला था। राहत और बचाव के इस अभियान के दौरान भी जान और माल के नुकसान का सिलसिला जारी रहा था। तबाही के जख्मों का निशान हर जगह पे हमें देखने को मिल रहा है। ये चॉपर है, ये चॉपर उस वक्त क्रैश हुआ था जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहा था। इसमें 3 लोग सवार थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक तीनों सुरक्षित बच गए थे। फॉग हुआ, फॉग के दौरान ये चॉपर यहाँ पर ये इन पहाड़ियों से टकरा गया और इस चॉपर में जो लोग थे वो बचाए जा चुके हैं। चॉपर मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, इस चॉपर के फरकच्चे यहाँ पे उड़ चुके हैं। ये इस चॉपर के पार्ट्स हैं, ये बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं। ये चॉपर का देखिए, ये पंख है, ये पंख बिल्कुल कट चुका है, बर्बाद हो चुका है। इसी के
सहारे ये चॉपर उड़ता है। ये चॉपर के पार्ट्स हैं जो बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं। ये चॉपर की खिड़की है, ये दरवाजा है। ये दरवाजा जो है ये बंद हुआ करता था कभी, लेकिन अब ये बर्बाद हो चुका है, टूट चुका है। तबाही के 1 साल बाद गौरीकुंड फिर से अपने पुराने ढर्रे पर लौटने की कोशिश कर रहा है। गौरीकुंड में सड़कों की मरम्मत जारी है। मंदाकिनी में समा चुके होटलों और इमारतों की जगह नए निर्माण हो रहे हैं। खच्चर एक बार फिर पहले की ही तरह लोगों को बाबा केदारनाथ के धाम तक पहुंचाने में लगे हैं। लेकिन 1 साल पहले जिन्होंने तबाही को अपनी आंखों से देखा था, वो उन दिनों को याद कर आज भी सिहर उठते हैं। हमारे साथ एक यात्री हैं जो अभी आ रहे हैं। आप अभी क्या दर्शन करके आ गए? हाँ जी, अभी हम गौरीकुंड आ गए हैं। अब सोनप्रयाग के लिए सवारी पकड़ेंगे। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? हम मुरादाबाद यूपी से आए। तो आप पहली बार आए हैं या लगातार आते रहे? मैं पिछले साल भी यहीं था गौरीकुंड में। 16 तारीख को जब तबाही आई थी, मैं बहल आश्रम में था। वहाँ पे उसके सामने गौरीकुंड मंदिर था, वो मेरे आंखों के सामने 8 बजे करीब रात के गया था। तो आप इस बार फिर आने के लिए आपका हौसला हुआ, क्या ताकत थी जिसने आपको कहा? पिछली बार जैसे एक तरीके से हम गौरीकुंड में थे, हमें मौका मिला, हम गौरी गांव में चले गए। ऊपर वाला हो सकता था हमारे दर्शन न गए थे, अब के पूरे करवा दिए बाबा ने इस मुराद पर हमारी। गौरीकुंड में सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी अभी सुविधाओं का भारी अभाव है। खासकर उन सड़कों की हालत अभी भी बुरी है जो पिछले साल आए सैलाब में बह गई थी। ये अगर हम सरकार के उसकी बात करें, यात्रा शुरू करने पर सरकारी इंतजाम, तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि सड़क पर नीचे भले ही सोनप्रयाग तक सड़क ठीक करने की कोशिश की, लेकिन ये पैदल यात्रा मार्ग, इसमें पत्थर जिस तरह बिछे हुए हैं वो यकीनन यात्रियों के लिए काफी परेशानी का सबब होते होंगे। 19.5 किलोमीटर का ये सफर है जो उनको इन्हीं तरह के रास्तों पर, खासतौर से अगर मैं कहूँ, मेरे कैमरामैन पत्थर दिखाएं जिस तरह उभरे हुए हैं, और खास जिस तरह से ये तीर्थयात्री कुछ चप्पलों में हैं, कुछ उसमें हैं, तो उनको ये यकीनन काफी परेशानी उठानी पड़ती होगी। गौरीकुंड तबाही के निशानों को पीछे छोड़ते हुए उबरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी कोशिशें तभी कामयाब होगी जब यहाँ की गलियां और सड़कें एक बार फिर पहले की तरह ही भक्तों की भीड़ से गुलजार होंगी। टीवी न्यूज़ नेशन। और अब बात रामबाड़ा की। केदार घाटी के पहाड़ों पर जब बादल फटा तो पूरे रामबाड़ा का वजूद ही खत्म कर दिया। कुदरत के कहर के आगे यहां सब कुछ खत्म हो चुका था। जिंदगी का नामो निशान तक मिट चुका था। रामबाड़ा को फिर से संवारने के लिए उत्तराखंड सरकार तमाम कोशिशें कर रही है। यात्रा भी शुरू कर दी गई है, लेकिन रामबाड़ा से आगे श्रद्धालुओं का सफर कितना सुरक्षित है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। केदार घाटी में आए महाप्रलय में गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर स्थित रामबाड़ा का तो वजूद ही समाप्त हो गया था। 16 जून 2013 की रात इसी रामबाड़ा में बादल फटने के बाद सब कुछ खत्म हो गया। मकान, दुकान, गेस्ट हाउस, सड़क और पुल, सबका नामो निशान मिट गया। यहाँ कुछ बचा था तो वो था सिर्फ मलबा और हर तरफ पड़ी लाशें। करीब 10 फीट मलबे के ढेर में तब्दील इस इलाके में तबाही के 3 दिन बाद तक हेलीकॉप्टर लैंड होने की स्थिति में नहीं थे। तबाही के 1 साल बाद भी रामबाड़ा की तस्वीर कुछ खास नहीं बदली है। तबाही की ये तस्वीर आज भी इस बात की गवाही दे रही है कि कुदरत के कहर ने यहाँ कैसे जिंदगी का नामो निशान मिटा दिया। गौरीकुंड से 60 किलोमीटर दूर स्थित रामबाड़ा ही वो जगह है जहाँ से गुजरे बगैर श्रद्धालुओं की 4 धाम की यात्रा पूरी नहीं हो सकती। त्रासदी के बाद उत्तराखंड सरकार ने लोगों को सुखद और सुरक्षित यात्रा का सपना भी दिखाया। रामबाड़ा से केदारनाथ तक सड़क बनाने में राज्य सरकार की कोशिशें नजर भी आ रही हैं, लेकिन सरकारी इंतजामों में कुछ कमियां अभी भी हैं। अगर हम देखें कि सरकार ने गौरीकुंड से यहाँ तक रास्तों को काफी हद तक ठीक करने की कोशिश की, ये रामबाड़ा है जिसमें अगर आप देखें कि किस तरह की तबाही के नजारा, जो तबाही का सीन है, वो अभी भी आपको दिखाई दे रहा है। अभी भी वो मंजर लोगों के जहन में ताजा होगा कि किस तरह से यहाँ बाजार था जिसको मंदाकिनी अपने साथ बहाकर ले गई, और उसके बाद सरकार ने ये पूरी सड़क लगभग ऊपर तक जाने की, अगर आपको दिखाई दे, इस पूरी सड़क को सरकार ने अभी नया तैयार किया इस यात्रा के लिए। और कहें कि अगर सड़क की बात है तो सरकार कुछ हद तक इस यात्रा के लिए सड़क को बहाल करने की जो है अपनी कामयाबी को कह सकती है कि उसने
सड़क को बहाल किया है। रास्ते में आपको स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और चिकित्सा सुविधाओं के लिए भी डॉक्टर सब हर जगह मिल रहे हैं। तो कह सकते हैं कि एक तरह से इस पूरी यात्रा को बहाल करने में सरकार ने कुछ हद तक कामयाबी हासिल की है। बायोमेट्रिक से लोग खुश हैं। इसके साथ साथ अगर हम ये कहें कि इस पूरे मसले में बस एक चीज अगर हम फिर देखें तो वो हमें सही तरह से दिखाई नहीं दे रहा। शायद फाइलों में वो अभी है, लेकिन सड़कें आपको जमीन पर दिख रही हैं। पिछले साल आए महाप्रलय में केदारनाथ मार्ग भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। आपदा के बाद जो नया पैदल मार्ग तैयार हुआ है उसकी दूरी भी अब काफी बढ़ चुकी है, लेकिन ये सड़क जिस तरह से तैयार की गई है उसमें सरकार की यात्रा कराने की जल्दबाजी साफ दिखती है। पत्थरों को बिछाकर तैयार की गई सड़क को सुरक्षित कहना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं होगा। ये सड़क है रामबाड़ा तक, जहां हमने आपको बताया कि सरकार ने सड़क की हालत सुधारने के लिए काफी काम किया, लेकिन रामबाड़ा से लगभग 4 किलोमीटर तक अभी हम आ चुके हैं, लेकिन आपको सड़क इसी तरह की दिखाई देगी। ये जो पत्थर आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको किसी भी दृष्टि से ये नहीं कहा जा सकता कि ये सड़क सेफ है। ये एक ऐसी सड़क है जिसको चलताऊ भाषा में कहा जा सकता है कि बस किसी तरह पत्थर टिका दिए और आस्था में डूबे लोग यहाँ तक पहुंच जाएंगे, ताकि सरकार फिर ये दावा कर सके कि उसने रिकॉर्ड समय में यात्रा संपन्न करा दी है। आस्था में डूबे इस देश के लोग यहाँ पहुंचेंगे जरूर, लेकिन ये सवाल लगातार खड़ा है कि रास्ते में आपको डिजास्टर मैनेजमेंट का कोई इमरजेंसी प्लान इस तरह दिखाई नहीं देता। इवैक्यूएशन कैसे होगा उसका कोई प्लान नहीं है, और सड़क की हालत आपको खुद दिख रही है। यही है सरकार के रामबाड़ा से आगे की तैयारी, जिस पर सरकार शायद ये ढिंडोरा बहुत जल्दी पीटेगी कि उसने यात्रा को सही तरह से संपन्न करा दिया। सड़कों की हालत देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि खराब मौसम में इस पर चलना खतरे से खाली नहीं। इस पैदल मार्ग पर तीर्थ यात्री यात्रा के लिए खच्चरों का भी सहारा ले रहे हैं, लेकिन ये पथरीली सड़क जानवरों के लिए भी कम खतरनाक साबित नहीं हो रही। रामबाड़ा से केदारनाथ का सफर मुश्किलों भरा है, फिर भी आस्था से लबरेज भक्त इन दुश्वारियों से पार पाकर बाबा केदार के दर्शन को पहुंच रहे हैं। रामबाड़ा की इन तस्वीरों से ये साफ हो गया है कि 4 धाम यात्रा शुरू करने के लिए काम चलाऊ इंतजाम तो किए गए हैं, लेकिन इसे सुरक्षित बनाने के लिए सरकार को काफी काम करने होंगे। रामबाड़ा से धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन। पहाड़ों पर आए सैलाब में देवभूमि में हर तरफ तबाही की तस्वीर लिख दी थी। सैलाब और भूस्खलन से लोग मौत के मुंह में समा रहे थे। मंदाकिनी के रौद्र रूप ने गुप्तकाशी में भी कहर बरपाया। गांव के गांव तबाही के भेंट चढ़ गए। हादसे में 1 साल बाद गुप्तकाशी की तस्वीरें भी धीरे धीरे बदल रही हैं। कुदरत के कहर का शिकार उत्तराखंड का गुप्तकाशी भी हुआ था। 1 साल पहले आई तबाही में यहाँ के कई गांव तबाह और बर्बाद हो गए थे। सैलाब और भूस्खलन से हुई तबाही में कई परिवारों ने अपनों को गंवा दिया था। हादसे के 1 साल बाद गुप्तकाशी भी सदमे से उबरता नजर आ रहा है। केदारनाथ धाम की यात्रा के बीच गुप्तकाशी एक अहम पड़ाव है। पिछले साल आई तबाही के बाद तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन का संचालन गुप्तकाशी से ही हुआ था। तबाही के 1 साल बाद गुप्तकाशी किसी अनहोनी से निपटने के लिए कितना तैयार है, न्यूज नेशन की टीम ने इसका पता लगाने की कोशिश की। केदारनाथ धाम की यात्रा से पहले एक और धार्मिक पड़ाव गुप्तकाशी। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडव अपनी पाप मुक्ति के लिए भगवान शिव का दर्शन करना चाहते थे, तो यहाँ तपस्या कर रहे भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। वो पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसीलिए इस स्थान का नाम गुप्तकाशी कहा जाता है। इस मंदिर में 2 धाराओं से पानी आता है, जिसमें कहा जाता है यमुनोत्री और गंगोत्री दोनों का पानी यहाँ अलग अलग धारा से आता है। अत्यंत धार्मिक आस्थाओं का केंद्र ये गुप्तकाशी। जब भगवान केदार की पूजा ऊपर केदारनाथ धाम में 6 महीने के लिए बंद कर दी जाती है सर्दियों में, तो एक रात ऊखीमठ जाने से पहले भगवान शिव का पड़ाव यहीं होता है।
पिछले साल तबाही में जानमाल के भारी नुकसान के लिए केदार घाटी में पर्यटकों की बड़ी तादाद को जिम्मेदार ठहराया गया, लेकिन 2013 की त्रासदी से सबक लेते हुए राज्य सरकार ने इस बार तीर्थयात्रियों की संख्या पर नियंत्रण रखने और उनकी फिटनेस की जांच के इंतजाम किए हैं। इसके लिए गुप्तकाशी में ही उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है और उनके स्वास्थ्य की जांच भी की जा रही है। गुप्त काशी में भी बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन हो रहा है। इसके साथ साथ यहाँ एक खास सुविधा की स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र भी बनाया गया है। तिवारी जी, आप क्या क्या इस यहाँ जो डाटा लेते हैं वो यात्रियों का क्या करते हैं? यात्रियों का डाटा हमारे पास ये है, उनका हम जो है नाम नोट करते हैं। पिताजी का नाम हो गया, एज हो गई, आपका सेक्स हो गया, और इसमें जैसे किसी का कोई चेस्ट पेन होता है या किसी ने कोई हार्ट की सर्जरी कराई हो या जो है मतलब कोई ब्रोंकाइटिस वाला हो, तो इनके लिए जो है थोड़ा ऊपर जाने के लिए थोड़ा मनाही रहती है। अच्छा, आप अपनी तरफ से मना भी करते हैं तो कुछ मानते हैं लोग, ऐसा कुछ है? हाँ, कुछ अब ऐसा है कि जैसे कोई मतलब सीरियस ज़्यादा अपंग टाइप के होते हैं या वो जो चलने में असमर्थ होते हैं, तो वो लोग या तो जो है हेलीकॉप्टर से जाते हैं या जो है मान जाते हैं। तो इस तरह का जो इस बार हुआ, इससे पहले कभी हुआ था या इस बार की? नहीं, ये तो ऐसा तो जो है ये पहली बार चल रहा है, क्योंकि जब से ये आपदा आई है ना उसके बाद का हो रहा है ये ऐसा। अच्छा, ये हो रहा है और यात्री इस बात से खुश हैं, आपको लग रहा होगा? हाँ, बिल्कुल खुश हैं। अच्छा, ये देखिए, और यहाँ